नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। आज हम लोग एक विशेष विषय पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठंडी बहुत है इस समय, एकदम पारा जान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच चुका है, इसलिए ठंडी से थोड़ा बच कर रहें। आज हम लोग एक विशेष विषय पर बात करेंगे, चुनाव आयोग। साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। आज हम लोग एक विशेष विषय पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठंडी बहुत है इस समय, एकदम पारा जान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है, इसलिए ठंडी से थोड़ा बच कर रहें। आज हम लोग एक विशेष विषय पर बात करेंगे, चुनाव आयोग का एक फैसला आने वाला है, उसी को यहाँ पर देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी जो श्रोता हैं वो चुनाव में मतदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते होंगे और मतदान करते भी होंगे। देखिए दोस्तों, आपने अपने क्षेत्र में देखा होगा कि लगभग लोग कमाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, देखिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए कमाने के लिए वो अपने क्षेत्र से बाहर जाते हैं, या तो अपने राज्य में ही कहीं दूसरी जगह पर काम करते हैं, या फिर अपने राज्य से बाहर जाते हैं, किसी दूसरे राज्य में काम धंधा करने के लिए अपना व्यवसाय करते हैं ताकि उनका जीवन चल सके। अब इसमें क्या होता है, जब आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में चुनाव हो रहा है, चाहे मुखिया का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, विधानसभा या लोकसभा कोई भी चुनाव हो रहा है, तो बहुत कम ऐसे सक्षम मजदूर हो पाते हैं जो वापस अपने गांव में आकर मतदान में भाग ले पाते होंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग 45 करोड़ प्रवासी मजदूर भारत में रहते हैं, यानी 45 करोड़ के आसपास लोग अपनी जीवन चलाने के लिए अपने राज्य में कहीं दूसरी जगह पर या दूसरे राज्य में जाते हैं। तो इससे क्या होता है, 2019 की लोकसभा की अगर हम बात करें, 2019 की लोकसभा चुनाव में दोस्तों 91 करोड़ के आसपास मतदाता थे। 91 करोड़, इसमें सिर्फ और सिर्फ 67% लोग मतदान करने के लिए गए, यानी वो अपने क्षेत्र में रहे होंगे, वहाँ पे मतदान किए। 67 मतलब लगभग 30 करोड़ लोग मतदान से वंचित रहे। 30 करोड़ लोग, बहुत बड़ी समस्या है ये एक इतनी बड़ी जनसंख्या है जो किसी परिणाम को एक तरफ से दूसरे तरफ कर सकती है। 30 करोड़ लोग मतदान से वंचित हो गए, बहुत बड़ी समस्या है। इसी तरह अगर 2014 की लोकसभा की बात कर लें तो उसमें भी यही हाल रहा है। 2009 की अगर बात करें तो उसमें लगभग 58% मतदाता शामिल हो पाए। अब इतनी बड़ी जनसंख्या मतदान से दूर हो रही है, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था इसी को लेकर, दूरस्थ मतदान को लेकर, कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो मतदान करने से वंचित रह जाते हैं, इस पर क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग इस पर समिति बनाए, विचार करे और इस दूरस्थ मतदान की समस्या को समाप्त करे, ऐसा कुछ करे कि लोग मतदान कर सकें। चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में लिया। चुनाव आयोग ने एक समिति बनाई और इसमें क्या किया, विशेषज्ञों को शामिल किया समिति में, और विशेषज्ञों से कहा कि आप इस पर विचार विमर्श करिए, देखिए क्या कर सकते हैं हम। विशेषज्ञों के सामने क्या चीज़ें रह सकती हैं। देखिए दोस्तों, एक तो प्रॉक्सी मतदान। प्रॉक्सी मतदान में क्या होता है कि मतदाता नहीं है लेकिन उसके जगह पर कोई दूसरा मतदान कर दे। जैसे मैं नहीं हूँ, मैं बाहर गया हूँ कमाने के लिए कहीं, तो मेरे जगह पर मेरा भाई है या फिर घर का कोई और सदस्य वो मतदान कर दे। एक तो ये हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि डाक के द्वारा, पोस्ट मत यानी डाक के द्वारा मत कर दिया जाए, और ऐसा होता भी है। आप जानते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको चुनाव में यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तीसरे चीज को अगर हम देखें तो इंटरनेट के माध्यम से चुनाव में भाग ले लें। चौथा एक और यहाँ पर शामिल किया गया, पूर्व मतदान। पूर्व मतदान मतलब आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में चुनाव से पहले गए हुए हैं, आपसे चुनाव के पहले ही मतदान करा लिया जाए, और उसके बाद चुनाव के समय में आप बाहर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने पहले ही मत कर दिया है। लेकिन समिति ने इसमें से किसी चीज़ को एडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि इसमें दोस्तों जो गोपनीयता है वो कहीं ना कहीं भंग होती है। इंटरनेट को हैक किया जा सकता है,
पूर्व मतदान इसका क्या भरोसा है, अभी उम्मीदवार कौन से खड़े होंगे, कौन से उम्मीदवार हैं, तो ये सब तो जानकारी रहती नहीं, तो इस वजह से ये भी सक्सेसफुल नहीं है। प्रॉक्सी मतदान जो मैंने आपको बताया कि आपकी जगह पर कोई दूसरा मत कर दे, ये भी गोपनीयता को भंग करता है, यानी कोई भी चीज़ इसमें से सही लग नहीं रहा था। अब देखिए क्या चीज़ यहाँ पर नई आने वाली है। तुमने एक नया सुझाव दिया है, आप वोटिंग करते होंगे ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। ईवीएम का ही एक नया वर्जन है आरवीएम, यानी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें क्या होगा इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा कई सारे निर्वाचन क्षेत्रों को वो समाहित कर लेगा, अकेले वोटिंग करेगा। जैसे आप अपने जब निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो एक ईवीएम जो होता है वो आपके निर्वाचन क्षेत्र को ही सिर्फ समझता है और वहाँ पर आप वोट देंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आरवीएम जो है लगभग 72 से 80 निर्वाचन क्षेत्रों को अकेले एक साथ कनेक्ट करेगा। अब देखिए इसमें अगर आपको भाग लेना है तो क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। इसमें देखिए जैसे आपको मान लीजिए आपको इस आरवीएम में यानी दूरस्थ मतदान प्रणाली में भाग लेना है, आप कहीं बाहर गए हैं, आपको इस तरह से वोटिंग करनी है, तो आप अपने क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर से, आरओ जो होते हैं, उनसे क्या करना है, आपको इस दूरस्थ मतदान प्रणाली में शामिल होने के लिए उनसे बोलना है। जो एप्लीकेशन दिया जाएगा, एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद वो पुष्टि करेंगे, प्रमाणित कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे कि हाँ आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा एक कार्ड मिल जाएगा। अब उस कार्ड के माध्यम से क्या करेंगे, जो जहां आप रहते हैं वहां पर आरवीएम की व्यवस्था की जाएगी, रिमोट वोटिंग मशीन के द्वारा आप वहां पर जाएंगे वोटिंग करने के लिए। तो वहां पर उस मशीन में एक डिस्प्ले होगा, उस डिस्प्ले में दोस्तों आप वो जो कार्ड आपको मिला रहेगा वो कार्ड आप स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही आपका निर्वाचन क्षेत्र आपको सिलेक्ट करने को आएगा या फिर सिलेक्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने आपके उम्मीदवारों का नाम होगा या फिर आपकी पार्टी का नाम होगा, जैसे बीजेपी, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब पार्टियों की सूची आ जाएगी, नाम आ जाएगा उम्मीदवारों का, और वहाँ पर आप वोटिंग कर देंगे। वोटिंग करने के बाद आप ईवीएम में भी देखते हैं, जब आप वोटिंग करते हैं तो वेरीफाई करने के लिए आपको दिखाता है कि हाँ आपने जिसको वोट दिया है वो वोट उसी को जाके मिला है, तो उसमें भी वो व्यवस्था रहेगी, तो आप वहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं। तो एक दो ऐसे लगा दिया जाएगा रिमोट मशीन, तो उसके माध्यम से एक ही निर्वाचन क्षेत्र नहीं कवर होगा, 72, 75, 80 निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कवर हो जाएंगे। ये चुनाव आयोग की एक तरह से इस समय अभी सुझाव है। अब इस पर देखिए अमल किया जाएगा, सभी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा होगी, उनको ये दिखाया जाएगा, एक तरह से अभी सैंपल टेस्ट होगा किस तरह से काम करता है, सभी राजनीतिक दल सहमत हो जाएंगे। तो आगे 2023 में 9 राज्यों में लगभग चुनाव होने हैं, तो हमें देखने को मिल सकता है किसी एक राज्य में ये प्रक्रिया शुरू की जा सकती है या फिर 9 के 9 राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू की जा सकती है अगर राजनीतिक दल सहमत हो जाते हैं। और हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, अगर 2023 में सफल रहा तो 2024 में लोकसभा चुनाव में ये मतदान करने की ये जो रिमोट मशीन की प्रक्रिया है ये आसानी से हो पाएगी। तो इससे क्या होगा, अधिक से अधिक जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर रहते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, चुनाव में भाग लेंगे, तो चुनाव में भाग लेने वालों की प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगी। अब समस्या चुनाव आयोग के सामने ये है कि प्रवासी कौन होगा, इसकी परिभाषा क्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ इस क्षेत्र में आप 4 साल से रह रहे हैं या अपने गांव से, अपने क्षेत्र से 4 से 5 साल से बाहर हैं, तब आपको प्रवासी माना जाएगा। ये सब प्रक्रिया धीरे धीरे आगे होगी, जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से निपटा जाएगा और उसके बाद पूरी समस्या को सॉल्व करके एक ये नई प्रक्रिया अपनाने की कोशिश होगी चुनाव आयोग के द्वारा। और देखिए कितना सफल रहता है। अगर सफल रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ये नई रणनीति जो है, ये नई प्रक्रिया समझ में आई होगी। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, ताकि आपको कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।